प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्रम कीचड़ में। पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार के बारे में पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि कक्षा 9 से लेकर 12th तक के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अक्सर जो है कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदान और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। आज हम उनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदान और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान के: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब इसको हम नक्शे के अंदर देखें तो ये जो भाग है पश्चिम का, ये राजस्थान का मैप है। ये इसका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये जो भाग है ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये है अरावली पर्वतमाला, ये जो भाग है ये है पूर्वी मैदान और ये जो हिस्सा है ये है दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है। चारों भौतिक प्रदेशों को मैप के अंदर दर्शाया गया है। पश्चिमी जो भाग है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। ये जो हिस्सा है वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है और ये झालावाड़ कोटा बारा का जो हिस्सा है वो दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। नंबर 1 पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और दूसरा उत्तर पूर्वी अर्ध शुष्क मैदान। यानी कि इस मैप में बात करें तो ये जो हिस्सा है ये घना मरुस्थल है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये जो हिस्सा है ये इस मरुस्थल का पूर्वी और उत्तरी भाग है, इसलिए इसे पूर्वी उत्तरी अर्ध शुष्क मैदान के नाम से भी कहा जा सकता है। अब पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की नंबर 1 क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और उसके कुल क्षेत्रफल का 61% जो भाग है वो पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। यानी कि 60% से भी अधिक 61% भाग है वो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र
मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें अगर बात करें तो 12 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं, प्लस सिरोही का कुछ भाग। यानी कि कई बार एग्जाम में 12 जिले दिए होते हैं, तो 12-13 दिए हों तो 13, यानी कि सिरोही का कुछ भाग भी मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिरोही एक ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और यहाँ अरावली पर्वतमाला भी है, और सर्वाधिक जो वर्षा का जो स्थान है वो भी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसलिए सभी प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, सिरोही के अंदर पाई जाती है। 12 जिले कौन कौन से हैं इसकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों जिले हैं शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, और जालोर के बाद जोधपुर, पाली, नागौर, ये 12 जिले हो गए। और इसके साथ सिरोही का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत आता है। यानी 61% जो क्षेत्रफल है कुल राजस्थान का, जिसमें 12 जिले पर सिरोही का कुछ भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसकी जनसंख्या की बात करते हैं अपन। जनसंख्या जो है इसकी, राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जो जनसंख्या है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 6.5 करोड़ के लगभग है, और उसकी 40% जो जनसंख्या है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का अगर कोई मरुस्थल है तो वो अपने राजस्थान का थार का मरुस्थल है। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के बाद इस राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल का कायाकल्प हुआ है, और यहाँ यह मरुस्थल हरा भरा होने लगा है, और यहाँ सिंचाई भी अब होने लगी है। नंबर 3 बात करें ये किसका भाग है, तो पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन सहारा मरुस्थल, पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन सहारा मरुस्थल का भाग है, इसे माना जाता है। वैगनर के सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समय में जो सभी महाद्वीप थे वो एक स्थल खंड के रूप में विभक्त थे, जिसे वैगनर ने पेंजिया नाम दिया, और जो उसके चारों ओर समुद्र था उसे पैंथलासा के नाम से जाना जाता है। और कार्बोनिफेरस युग में जब इसका विभाजन हुआ तो उत्तरी जो भाग है वो अंगारा लैंड कहलाया, और दक्षिणी भाग है उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है। थार का मरुस्थल है वो इसी का भाग है। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। थार के मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें हैं वह भी क्या है, तैथिस सागर के अवशेष मानी जाती है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि खारे पानी की झीलें वो किसका अवशेष मानी जाती है, तो तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। थार का मरुस्थल किसका भाग माना जाता है या अवशेष माना जाता है, पोलियो आर्कटिक अफ्रीकन सहारा मरुस्थल का भाग इसे माना जाता है। नंबर 4 चर्चा करें वर्षा। तो वर्षा जो है अरावली
पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत होने के कारण यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। जो वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ होती है। और नंबर 5 तापमान। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ बालू मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं और मिट्टी का एक गुण होता है कि मिट्टी जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो यह बालू मिट्टी भी क्या है, दिन में जो तापमान की वजह से अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ तापमान दिन में ज्यादा रहता है और रात्रि में जो है तापमान कम रहता है दिन की अपेक्षा। इसलिए यहाँ तापांतर पाया जाता है दिन और रात में। तो यहाँ जो तापमान है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। यानी कि यहाँ रात्रि काल में तापमान जो है वो माइनस में भी चला जाता है और दिन में तापमान है वो 49 से ज्यादा भी हो जाता है। यानी कि यहाँ यह भी प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो तापांतर है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत पाया जाता है। और इसकी ढाल की अगर चर्चा करें, नंबर 6 ढाल। ढाल इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर के लगभग है और इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर के लगभग है। अब हम बालूका स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के बालूका स्तूप है। एक तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जो बालूका स्तूप है वो जैसे ये टीला है, इसके बिल्कुल समानांतर जो हवाएं चलती है उसकी वजह से बनते हैं। ये टीला है, इसके हवाएं इस प्रकार से चलेंगी तो इस टीले को यहां से काट कर थोड़ा सा आगे खिसका देंगी। इस प्रकार के जो स्तूप बनते हैं वो अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप कहलाते हैं। नंबर 2 अनुप्रस्थ। बालूका स्तूप। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप जो है इसमें जो हवाएं हैं वो लंबवत जो है स्तूप टिल्लों को काटती है। उसकी वजह से जिस प्रकार के स्तूप बनते हैं वो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहलाते हैं। तो इसमें जो आपूर्ति बनती है वो इस प्रकार की बनती है, हवाओं के लंबवत काटने से। इसमें समानांतर हवाएं काटती हैं, इसमें लंबवत काटती हैं और इसे स्थानीय भाषा में इस प्रकार के बालूका स्तूप को बरखान के नाम से भी जाना जाता है और इसे अर्धचंद्राकार टिल्ले भी कहते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप के उदाहरण है बरखान और अर्धचंद्राकार जो टिल्ले हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि पथरीला जो मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो भी थार के मरुस्थल में पाया जाता है। पश्चिमी बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर, पाली और कुछ हिस्सा जैसलमेर का है, वहां क्या है पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। एक लाठी सीरीज के नाम से भी विख्यात है, वो क्या है जैसलमेर में पाई जाती है, जिसमें क्या है नीचे जो पानी है वो मीठा पाया गया। आज के हमने वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी प्रकार से इसके बारे में समझ में आ गया होगा और फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी नया वीडियो जारी हो तो आपके पास उसका मैसेज आ जाए। धन्यवाद।